नमस्कार बेटा, मध्याह्न सभी को। जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल की ही कक्षा में आज की कक्षा आयोजन के उद्देश्य को स्पष्ट कर दिया था कि आज हम हमारी संचयन की पुस्तक में से पहला पाठ जो है उसका अध्ययन करेंगे और उसी पाठ के विषय में जो जानकारी है, संबंधित जानकारी मैं संक्षेप में आपके सामने उद्घाटित करने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको इसका परिचय दे दूं कि संचयन की पुस्तक का पाठ पहला है हरिहर काका और इसी पाठ प्रथम के जो लेखक हैं वो है मिथिलेश्वर। लेखक का नाम है मिथिलेश्वर। अब सबसे पहले बात आती है लेखक के परिचय की। लेखक के परिचय के विषय में भी जानकारी हमें हासिल करनी आवश्यक है। तो सबसे पहले आता है इसका जीवन परिचय। इनका जो जन्म है वो बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में हुआ। वैसाडीह गांव में हुआ और हुआ कब? 31 दिसंबर 1950 को। मिथिलेश्वर का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में 31 दिसंबर 1950 को हुआ और इन्होंने हिंदी विषय में एमए यानी स्नातकोत्तर और एमएड की शिक्षा हासिल की। इसके पश्चात सन 1981 से लेकर सन 1984 तक 1981 से 1984 तक ये रांची विश्वविद्यालय, रांची जो यूनिवर्सिटी है उस रांची यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने रहे। हिंदी विभाग में इन्होंने अपनी सेवा दी। इनकी मुख्य रुचि या उद्देश्य था अध्यापन का कार्य यानी शिक्षा देना। तो अध्यापन के तौर पे 1981 से 1984 तक रांची विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के तौर पर रहे। उसके बाद इन्हें एक अवार्ड के तहत एक अवार्ड दिया गया, फेलोशिप अवार्ड। यहाँ था फेलोशिप अवार्ड। इसके तहत आरा विश्वविद्यालय में इस विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी से जुड़े और इस यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज था जिसका नाम था HD जैन कॉलेज। HD जैन कॉलेज, इस कॉलेज में इन्होंने हिंदी प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य किया। वर्तमान में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, ये भी एक यूनिवर्सिटी है। कहाँ की है? आरा की। आरा नामक स्थान पे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर का अर्थ है एमए तक के स्तर के बच्चों के बीच में वहां पर ये स्नातकोत्तर में हिंदी रीडर के रूप में यानी हिंदी भाषा के पाठक के रूप में, हिंदी रीडर के रूप में कार्यरत रहे और इन्होंने अपनी सेवा दी। वर्तमान में ये बिहार में ही रह रहे हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दोबारा से देखिए, सबसे पहले इनका जीवन परिचय। मिथिलेश्वर का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में 31 दिसंबर 1950 को हुआ। आगे की जो जीवन में शिक्षा हासिल करी, इन्होंने हिंदी में एमए और एमएड की डिग्री हासिल की। इनका रुझान या रुचि अध्यापन के कार्य में था, इसलिए सर्वप्रथम 1981 से 1984 के काल में ये रांची विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत रहे। आगे इन्हें वहां पर यूजीसी में हिंदी फेलोशिप अवार्ड के तौर पे आरा विश्वविद्यालय में HD कॉलेज, आरा विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ कॉलेज था HD जैन कॉलेज, उसमें भी वो हिंदी के प्रोफेसर के तौर पे कार्यरत रहे। और जीवन के आगे के समय में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान में आरा में ही है, वहाँ स्नातकोत्तर यानी एमए तक के बच्चों को हिंदी विषय में जानकारी देने के लिए हिंदी रीडर के तौर पर कार्यरत रहे हैं। अब सेवानिवृत्ति के पश्चात ये जो है अपने बिहार जो उनका जन्म स्थान है वहीं पर ये
रही। तो ये था इनका जीवन परिचय। और जीवन परिचय के पश्चात अब आता है इस लेखक का साहित्यिक परिचय। इसी लेखक के साहित्यिक परिचय की जानकारी हासिल करते हुए हम अपने इसी ज्ञान को आगे की ओर उन्मुख करेंगे। तो सबसे पहले आता है इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय के रूप में अगर हम कहें तो मिथिलेश्वर वास्तव में एक कथाकार थे और कथाकार के रूप में इन्होंने कहानी भी लिखी है और उपन्यास भी लिखे हैं। इनकी इन दोनों रचनाओं में मूल रूप से ग्रामीण परिवेश की झलक दिखाई देती है। दोबारा से देखिए, साहित्यिक परिचय के तौर पर हम कह सकते हैं कि मिथिलेश्वर एक कथाकार थे। कथाकार के रूप में उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों तरह की साहित्यिक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। इन्हीं लेखनियों में यानी लेखन कार्य में इन्होंने ग्रामीण परिवेश के चित्र को हमारे सामने उजागर किया है। इसी ग्रामीण परिवेश में वहाँ के जो लोग हैं किस तरह के अंतर विरोधों का सामना करते हुए अपना जीवन जीते हैं। वहाँ ग्रामीण परिवेश में रहते हुए लोगों के मनों में जितने भी अंतर विरोध थे उन्होंने अपनी कहानी और उपन्यासों के माध्यम से उन सभी बातों को अभिव्यक्त किया है। उन्होंने ये बताया है कि आजाद भारत में आजादी के पश्चात भी ग्रामीण अंचल में जो भयावह दृश्य और जो जटिलता विराजमान है उसकी ओर हमारा ध्यान उन्होंने आकृष्ट किया है। तो साहित्यिक परिचय के तौर पे हम कह सकते हैं कि उन्होंने कहानी और उपन्यास दोनों लिखे। तो यहाँ आती है कहानी। उनकी कौन कौन सी कहानियां मुख्य रूप से जो चर्चा का विषय रही और जिनके माध्यम से उनको बहुत सम्मान भी प्राप्त हुआ। तो इन कहानियों में सबसे पहली कहानी है जो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है वो है हरिहर काका। फिर है जीवन का एक दिन। फिर है चल खुसरो घर आपने। अगली है मेघना का निर्णय। कम से कम 2 या 3 कहानियों के नाम आपको याद रखने हैं। कहानियों में यहाँ पर हरिहर काका, जीवन का एक दिन, चल खुसरो घर आपने और मेघना का निर्णय, ये कहानियां जो है इतनी अच्छी और ग्रामीण अंचल के चित्र को साक्षात रूप में प्रत्यक्ष करके दिखाई दे रही थी कि इनको जो है चल खुसरो घर आपने इस कहानी के लिए हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। अब बात आती है उपन्यासों में। उपन्यासों में सबसे पहला है युद्ध स्थल और दूसरा है प्रेम न बाड़ी उपजे। प्रेम न बाड़ी उपजे, ये उपन्यास उन्होंने लिखे। अभी मैंने आपको बताया कि चल खुसरो घर आपने इस कथा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो कई पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया गया। तो पुरस्कारों में आता है यहाँ यशपाल सम्मान, अज्ञेय सम्मान, अज्ञेय सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया या नवाजा गया। ठीक है, ये तो होता है लेखक के परिचय से संबंधित जानकारी। अब बात आती है हमारे पाठ के परिचय की। जैसा कि पाठ का शीर्षक दिया गया है हरिहर काका। हरिहर काका कौन थी? हरिहर काका का संबंध किससे था? उनका परिवार, उनके पारिवारिक सदस्य, उनका गांव, किन किन चीजों से उनका संबंध स्थापित करवाया गया, लेखक ने ये पूरी जानकारी अपने इस पाठ में दी है। देखिए बच्चों, ये पाठ लगभग 20 या 22 पेजों का है। इस पाठ का अध्ययन और अध्यापन बिल्कुल सहयोग से ही किया जा सकता है। मात्र एक कहानी को मैं आपके सामने उद्धृत कर दूं और काम हो जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कई बारी पाठ के बीच में से भी कई ऐसी पंक्तियां आती है, उन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना होता है या संबंधित कथन किसने और किससे और क्यों कहा, ये सारी बातें जब हमें वहां पर स्पष्ट करनी होती है तो इस पाठ को अच्छे से पढ़ना भी आवश्यक होता है। तो पाठ परिचय के आधार पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगी
इसलिए हम ये मानते हैं घर जो है वो कैसा स्थान है। घर एक ऐसा स्थान है जिसमें सभी पारिवारिक सदस्य एक दूसरे की आशा निराशा हार जीत सुख दुख में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ साझेदारी निभाते हैं। यही परिवार हमें आपसी सहयोग और प्रेम को बढ़ावा देने की सीख भी देता है। साथ साथ में परिवार के साथ ही हमारा जो धार्मिक स्थल है वो धार्मिक स्थल इसी आपसी सहयोग और आपसी जो एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना है इसे केवल पारिवारिक सदस्यों तक नहीं बल्कि हर प्राणी मातृका को विस्तृत करने का एक संस्कार हमारे अंदर पैदा करता है। तो ये घर और धार्मिक स्थल यानी परिवार और प्रभु का द्वार, ये दोनों ही जब अपना अपना स्वभाव त्याग दे या अपने अपने स्वभाव को तिलांजलि दे दे तो एक साधारण मनुष्य क्या करे। अब उस साधारण मनुष्य के जीवन में आपाघाती अन्याय अराजकता और अपमान इस तरह के भाव पूरित होते जाते हैं और वह व्यक्ति समूल निराशा से ग्रस्त हो जाता है और निराशग्रस्त होने के पश्चात वो अपने जीवन को बिल्कुल व्यर्थ और निरर्थक मानने लगता है। यही कुछ हुआ हरिहर काका के साथ। हरिहर काका जो किसी गांव से संबंधित थे और ये जो मिथिलेश्वर थे वो हरिहर काका के प्रति पूरी तरह से आकृष्ट थे। उन दोनों के बीच में एक प्रगाढ़ संबंध था और ऐसा प्रगाढ़ संबंध जैसा कि एक पिता और पुत्र के बीच में होता है। तो ये एक दूसरे के पड़ोसी, लेकिन पड़ोसी होने के बावजूद इनमें व्यवहारिक और वैचारिक दो कारण थे जो इनके आपसी सहयोग को बलिष्ठ करते थे। व्यवहारिक कारण तो ये कि वो पड़ोस में रहते थे और वैचारिक कारण ये कि लेखक की माँ बताती है कि हरिहर काका जब लेखक हुआ था तब से लेके उसकी बचपन और उसकी जवानी और आज तक दोस्त की तरह उससे व्यवहार रखते हैं। हरिहर काका का इससे पहले गांव में कोई इतना पक्का दोस्त था नहीं और लेखक का हरिहर काका के अलावा वो कोई पक्का दोस्त बना नहीं, तो दोनों में एक पक्की दोस्ती कायम थी। हरिहर काका अपने मन की हर एक बात लेखक को बताया करते थे, लेकिन आज हरिहर काका ऐसी विषम परिस्थिति से ग्रसित है कि वो अपने आप को बिल्कुल मौन कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं और अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं करते। लेखक जब उनसे मिलता है उनकी तबीयत के विषय में जानकारी हासिल करता है तो वो सिर्फ आंख उठाकर लेखक को देखते हैं और वापस से अपनी गर्दन झुका देते हैं। उनकी उसी एक नजर में वो सब कुछ बयान कर दिया जो उनकी जबान नहीं कर सकती थी। वो क्या स्थिति थी? हरिहर काका को ऐसा कौन सा दुख था जो वो उन्हें अंदर ही अंदर काटे जा रहा था? हरिहर काका के अंदर ऐसी बेचैनी क्यों आ गई थी? वो अपने जीवन को निरर्थक क्यों मानने लगे थे? तो इसी को इस कहानी का आधार बनाते हुए इस कथा वस्तु को इस लेखक ने हमारे सामने उपस्थित किया है। ये कहानी जो है लगभग 20 पृष्ठों में अंकित की गई है और उसमें बताया है कि आरा नामक स्थान से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव, उस गांव में 3 चीजें महत्वपूर्ण रूप से प्रसिद्ध है। एक गांव का पश्चिम भाग में तालाब, मध्यम भाग में बरगद का पेड़ और पूर्व भाग में ठाकुरबाड़ी, ठाकुर जी का मंदिर। ये मंदिर कैसे बना इसके पीछे भी एक कहानी बताई है। अब धीरे धीरे उन्होंने बताया है कि हरिहर काका का परिवार कैसे था, उनके पारिवारिक सदस्य कितने थे, उनमें संबंध कैसे थे और ठाकुरबाड़ी में जो महंत वगैरह थे उनका हरिहर काका के प्रति आकर्षण का मुख्य कारण क्या था। कारण यही था कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं थी और उनके हिस्से में 25 बीघा खेत था और उसी बीघे खेत को हथियाने के लिए पारिवारिक सदस्यों ने और ठाकुरबाड़ी के महंत ने साम दाम दंड भेद हर तरह की कूटनीति का प्रयोग किया और न केवल मौखिक रूप से बल्कि लातों और घूसों के माध्यम से हिंसा का प्रयोग करते हुए हरिहर काका को उन्होंने भीतर तक तोड़ मरोड़ दिया और वह बंदा न केवल पारिवारिक सदस्यों के प्रति बल्कि ठाकुरबाड़ी के प्रति भी इतना निर्मोही हो गया कि अपने आप को वो अकेला रखने लगा और इसी अकेलेपन का शिकार होने के कारण वो अपने जीवन को निरर्थक मानने लगा। तो आइए इसी के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक अपने पास रखें, आपकी स्क्रीन पे आपका पाठ आपको दिखाई देता जाएगा और वहीं से हम अपने पाठ के आगे की रीडिंग करते जाएंगे।
जैसा कि हमने इस कहानी का एक परिचय प्राप्त किया जिसमें बताया गया था कि हरिहर काका जो है जिस परिवार में, जिस गांव में, जिस ठाकुरबाड़ी से संबंधित थे उनके साथ क्या घटित हुआ। तो सबसे पहले जो लेखक हैं मिथिलेश्वर, वो मिलने गए। किससे मिलने गए? हरिहर काका से। तो देखिए लेखक का क्या अनुभव रहा, क्या बताता है लेखक। लेखक कौन? मिथिलेश्वर। क्या बता रहे हैं देखो, हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न ही आज। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा, फिर सिर झुका लिया, तो दोबारा मेरी ओर देखा ही नहीं। हालांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई। जिन यंत्रणाओं के बीच वह गिरे थे और जिस मनन स्थिति में वो जी रहे थे उसमें उनकी आंखें ही बहुत कुछ कह देती थी। यंत्रणाओं यानी मुश्किलों के बीच में, मनन स्थिति मन की स्थिति या मन की जो सोच थी, उस सोच में वो जी रहे थे, उनमें उनकी आंखें ही सब कुछ कह देती थी, मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसी पहले जो गद्यांश है उसकी दो अंतिम पंक्तियों को जरूर रेखांकित कीजिएगा कि जिन यंत्रणाओं के बीच वो घिरे थे और जिस मनन स्थिति में वे जी रहे थे उसमें उनकी आंखें ही बहुत कुछ कह देती थी, मुख खोलने की आवश्यकता नहीं थी। अब देखिए लेखक और हरिहर काका का आपसी संबंध क्या है, ये आपके अभ्यास प्रश्नों में शामिल किया गया है। बेटा ध्यान से पढ़ना। हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। अपने गांव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उनमें हरिहर काका भी एक है। हरिहर काका के प्रति मेरी जो आसक्ति है, आसक्ति यानी लगाव, उस लगाव के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। अब वो वैचारिक यानी सोच से संबंधित होना, व्यवहारिक यानी व्यवहार से संबंधित होना। क्या कारण है? उनमें प्रमुख दो है। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं, पड़ोसी होने के नाते भी लगाव है। और दूसरा कारण है कि लेखक कह रहा है, मेरी माँ बताती है हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे। दुलार करना, प्यार करना, लाड करना, कंधे पर बिठाकर घुमाया करते थे। एक पिता अपने बच्चों को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना हुआ, सयाना यानी समझदार, तो मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई। हरिहर काका ने मुझे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की, यानी हरिहर काका का लेखक के अलावा कोई दोस्त नहीं था और लेखक का हरिहर काका के अलावा कोई दोस्त नहीं था। हरिहर काका ने मुझसे दोस्ती के लिए इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की। माँ बताती है कि मुझसे पहले गांव में किसी अन्य के साथ उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं थी। लेकिन फिलहाल मुझसे कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया। अब की आगे वाली लाइनें तीनों की तीनों अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, कि जैसे कोई नाव किसी मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर अपनी रक्षा नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी चिल्लाने की आवाज दूर तक फैले सागर के बीच उसकी गिरती लहरों में विलीन हो जाती है। तो अंत में वो क्या करेंगे? तो उनके पास एक ही उपाय है कि चुप होकर जल समाधि लेने के अलावा कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। यानी मान लो कोई नाव जो है समुद्र के बीच में मझधार में फंस गई, वहां बहुत तेज जो है वो एक तूफान आया हुआ है। अब उस तूफान में उस नाव पर सवार लोग चिल्ला चिल्ला कर लोगों को अपनी मदद के लिए बुला रहे हैं, लेकिन समुद्र में उठने वाली लहरों की आवाज के सामने उन लोगों की आवाज दब कर रह जाती है। अब उनके पास क्या उपाय है? कोई मदद के लिए भी नहीं आ सकता, वो भी अपनी खुद की मदद नहीं कर सकते, तो चुपचाप होकर के मौन समाधि यानी जल में डूबकर मरने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं रहता। बस वही स्थिति किनकी थी? हरिहर काका की थी।
जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच काका भी गिर गए थे। अब अगली बात आती है कि ऐसा क्या कारण हुआ। तो लेखक बताता है, हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वो खुद ही समझ नहीं पा रहे कहे तो क्या करें, और ऐसी कोई बात ही नहीं जिसे कहकर वो हल्का हो जाए, ऐसी कोई उक्ति ही नहीं जिसे कहकर वो मुक्ति पा ले। यानी हरिहर काका के पास ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं था जिससे वो अपने मन की बात साझा कर सके। और वो कह रहे हैं बात भी क्या बताऊं, यानी अपने लोग ही जब अपने दुश्मन बन जाए तो दूसरों के सामने इस बात को उजागर करते हुए हरिहर काका को भी संकोच हो रहा था। अब हरिहर काका की स्थिति में लेखक कह रहे हैं कि अगर मैं भी होता तो इसी गूंगेपन का शिकार हो जाता। अब लेखक हमारे सामने प्रश्न रखते हैं, हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आए, यह कौन सी स्थिति थी, इस स्थिति के लिए जिम्मेवार कौन है। ये सारी बातें बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबाड़ी का एक छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि उस परिचय के बिना तो हमारी कहानी ही अधूरी रह जाएगी। आगे जो पंक्तियां दी गई हैं उसे दिमाग में रखना, क्योंकि आगे प्रश्न का उत्तर है। लेखक कहता है, मेरा जो गांव है वो कस्बाई यानी शहरी क्षेत्र आरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड का नाम है हसन बाजार। हसन बाजार बस स्टैंड के पास में ही वो गांव है, और गांव की कुल आबादी लगभग 2,500 से 3,000 की है। 2,500-3,000 के करीब वहां लोग रहते हैं। गांव में 3 प्रमुख स्थान थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, गांव में प्रसिद्धि प्राप्त 3 स्थान कौन से थे। तो गांव के पश्चिम हिस्से में किनारे पर एक बहुत बड़ा तालाब था। गांव के ही मध्य भाग में बरगद का एक पुराना पेड़ था, और गांव के ही पूर्वी हिस्से में ठाकुर जी का एक विशाल मंदिर था, जिसे लोग ठाकुरबाड़ी के नाम से पुकारते थे। अब गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कैसे हुई, मंदिर कैसे बना। अब मंदिर के पीछे भी देखो, ग्रामीण परिवेश है, कई कहानियां प्रचलित है, इसके पीछे भी एक कहानी है। ठीक से इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है, लेकिन इस संबंध में गांव में एक कहानी प्रचलित है कि यहाँ वर्षों पहले जब ये गांव बसा भी नहीं था, कहीं से कोई संत आकर रहने लगा, उसने वहां झोपड़ी भी बना ली। सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की वो पूजा करने लगा, लोगों से मांग मांग कर खा लेता और पूजा पाठ की भावना लोगों के भीतर जागृत करता। बाद में लोगों ने भी क्या किया, थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके यहाँ ठाकुर जी का एक मंदिर बनवा दिया। जैसे जैसे गांव बसता गया, आबादी बढ़ती गई, मंदिर की संरचना भी बदलती गई, उसमें और विस्तार होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते, मनौती मनाना यानी अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा, अपनी अभिलाषा पूछना, मांगना। क्या कहते हैं, पुत्र हो जाए, किसी भी मुकदमे में विजय मिल जाए, लड़की की शादी अच्छे घर में हो जाए, और जो लड़का है उसको अच्छी नौकरी मिल जाए। जिसकी भी ये मनौती पूरी होती, यानी जिसको भी सफलता मिलती, खुशी के मारे वो ठाकुर जी पे रुपये, जेवर, अनाज आदि चढ़ाया करती। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपना खेत का एक हिस्सा लिख देते, यानी जमीन का हिस्सा भी दान कर देते। यह परंपरा आज तक जारी है, और अधिकांश लोगों का विश्वास है कि उन्हें जब अच्छी फसल होती है ठाकुर जी की कृपा से, मुकदमे में जीत होती है ठाकुर जी की कृपा से, लड़की की शादी अच्छे घर में हो गई क्योंकि ठाकुर जी से हमने इच्छा मांगी थी। और लोगों के इसी विश्वास का परिणाम हुआ कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हो गया। अब तो ठाकुरबाड़ी के नाम से पूरा ये गांव पहचाना जाता है, यानी गांव का नाम ही पड़ गया ठाकुरबाड़ी। ठाकुरबाड़ी न केवल गांव की ठाकुरबाड़ी थी, बल्कि पूरे इलाके की इसके बराबर की कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी हो ही नहीं सकती थी। ठाकुरबाड़ी यानी ठाकुर जी का स्थान। देखिए क्या था ठाकुरबाड़ी के नाम पे, ठाकुरबाड़ी के नाम पे 20 बीघे खेत और धार्मिक लोगों की एक समिति। और उस समिति का क्या काम था कि वो ठाकुर जी की देखरेख करते और ठाकुरबाड़ी की पूरी व्यवस्था का संचालन करते। हर 3 साल में वहां एक महंत और पुजारी की नियुक्ति होती, यानी 3 साल के लिए एक महंत चुना जाता और एक पुजारी चुना जाता। वो महंत और पुजारी क्या करते भाई, क्या काम था उनका। तो ठाकुरबाड़ी का काम था लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना, धर्म से जो दूर हो रहे लोग हैं उन्हें रास्ते पर लाना,
ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन की आवाजें गूंजती रहती थी। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता था तो ठाकुर जी के आंगन में ही तंबू लग जाते थे। लोग ठाकुरबाड़ी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन करते थे। इसके अलावा गांव में किसी भी पर्व और त्योहार की शुरुआत ठाकुरबाड़ी से ही होती थी। होली का पहला गुलाल ठाकुर जी के गाल पे, दिवाली का पहला दीपक ठाकुरबाड़ी के आंगन में, जन्म, शादी, जनेऊ, जनेऊ यानी एक संस्कार होता है ब्राह्मणों का, इन सारे अवसरों पर ठाकुरबाड़ी में अन्न और वस्त्र की पहली भेंट चढ़ाई जाती थी। ठाकुरबाड़ी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथाएं कहते थे और लोगों के खलिहान यानी खेतों में फसल की दमनी, दमनी होना यानी अनाज अलग कर देना और जो घास फूस है वो अलग कर देना। जब भी दमनी यानी छटनी होती थी, अनाज की ढेरी तैयार होती थी और उसी ढेरी में से अगउम यानी आगे का हिस्सा, सबसे पहला हिस्सा ठाकुर जी के नाम पर निकालकर तभी लोग वो सारा अन्न अपने घर ले जाया करते थे। अब ठाकुर जी के साथ लोगों का संबंध कैसा था? बहुत घनिष्ठ था। वो तन और मन दोनों से ठाकुरबाड़ी से जुड़े हुए थे। तन से कैसे कि जब भी खेती करने के बाद बचा हुआ समय होता था ठाकुरबाड़ी में आते थे। ठाकुरबाड़ी में साधु संतों के प्रवचन सुनते थे, ठाकुर जी का दर्शन करके अपना जीवन सार्थक मानते थे। और मन से कैसे उन्हें ये भी महसूस होता था कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते ही वो पवित्र हो जाते हैं, उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हरिहर काका के साथ तो बिल्कुल विपरीत हो रहा था। परिस्थिति वश हरिहर काका धीरे धीरे ठाकुरबाड़ी में जाना उन्होंने बंद कर दिया। पहले वो अक्सर ठाकुरबाड़ी में जाते थे अपना मन बहलाने के लिए, ठाकुरबाड़ी के जो साधु संत है उनके बीच में कथा वथा सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए जाते। लेकिन वहां के साधु संत, लेखक कहता है, मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। क्यों? साधु संतों का क्या काम था? देखो, काम धाम करने की तो उनकी कोई रुचि नहीं थी और ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पे जो भी आता था दोनों समय का, दोनों जून यानी दोनों समय का हलवा पूरी खुद ही खा जाते थे और आराम से पड़े रहते थे। उन्हें अगर कुछ आता था तो सिर्फ बातें बनाना। ये वहां के साधु संत थे, इसलिए लेखक को उनसे घृणा थी। हरिहर काका के घर में क्या था? हरिहर काका 4 भाई थे, सभी की शादी हो चुकी थी। हरिहर काका के अलावा सभी के पत्नी, बाल बच्चे सब कुछ थे। बड़े और छोटे भाई के तो लड़के काफी सयाने हो गए थे, यानी उम्र में थे दोनों। 2 की तो शादियां भी हो गई, इतने बड़े बड़े बच्चे थे। उनमें से एक लड़का तो पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्क लग चुका था और हरिहर काका, उनका अपना कोई संतान या पुत्र पुत्री कोई भी नहीं था। भाइयों में हरिहर काका दूसरे नंबर पे थे। औलाद के लिए उन्होंने दूसरी शादी भी की और लंबे समय तक इंतजार भी किया, लेकिन उनकी पत्नी बिना संतान को जन्म दिए ही स्वर्ग सिधार गई। अब लोगों ने फिर से तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन हरिहर काका को ही लगा कि मेरी उम्र भी काफी हो चुकी है और मेरे धार्मिक संस्कार भी मुझे इस चीज के लिए मना करते हैं, इसलिए उन्होंने तीसरी शादी से इनकार कर दिया। अब पूरे इत्मीनान से और प्रेम से वो अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगी। अब क्या हुआ? भाइयों के परिवार के साथ रहते हुए भाइयों की पत्नियों ने हरिहर काका की देखभाल की या नहीं? ठाकुरबाड़ी का महंत प्रवचन सुनाता था या फिर धार्मिक आडंबर करने के चक्कर में हरिहर काका को अपनी बातों के लपेटे में लेता था? इसके बारे में जानकारी हम अगली कक्षा में हासिल करेंगे। तो घर पर रहें बेटा, स्वस्थ रहें, इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें। मिलते हैं अगली कक्षा में जो शुक्रवार को आयोजित होगी। धन्यवाद।